Hello everybody, welcome back. This is Ankit Jain. I'm an English teacher. Today again I'm back with a new topic. हम लोगों ने पिछले 3 वीडियोस में अगर शायद देखा जाए तो क्या क्या लर्न किया है। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में अगर शायद देखा जाए तो इंग्लिश में पर्सन्स और उनके रिलेशंस को लर्न किया है। इसी सीरीज में अगर आज देखा जाए तो हम और आगे बढ़ने वाले, जैसे आप लोगों ने पिछले 2 वीडियो में देखा है कि हम पर्सन और उनके रिलेशंस, पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। पिछले अगर शायद 2 वीडियो में तो हम लोगों ने रिलेशंस पढ़े हैं, उससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सारे पर्सन्स पढ़े हैं। आज इसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, एक छोटा सा और कैसे जो आज हम लोग सीखने वाले। कितनी बार लैंग्वेज में ऐसा होता है कि जब हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, कि जब हम किसी पर्सन को इंग्लिश लैंग्वेज में एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर किसी पर्सन का नाम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कितनी बार कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये एक बहुत बड़ा मेजर कंफ्यूजन है। सो आज इस वीडियो में इंग्लिश में हम ऑब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट को इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ कैसे करते। मेरी लैंग्वेज में आप इसे समझिए सिंपल और सरल भाषा में। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट उस सेंटेंस का पर्सन होता है। जैसे आपका सेंटेंस किसी भी नाम से स्टार्ट होता है, आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे, या किसी का नाम भी क्यों नहीं आ जाए। जैसे कोई सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल किसी नाम लाइक अंकित से स्टार्ट हुआ है, तो वो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस के सब्जेक्ट मतलब उस सेंटेंस का पर्सन। सुनना मेरी बात ध्यान में। अब एक टर्म और इंग्लिश लैंग्वेज में जो आप लोगों ने काफी सुनी है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट। वो भी सिंपल है, मेरी बात को समझिएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में पर्सन ही होते हैं। सब्जेक्ट भी एक पर्सन का नाम है और ऑब्जेक्ट भी एक पर्सन ही है इंग्लिश लैंग्वेज में, सुनना ध्यान से। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में जिस नाम से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। मैं अपनी लैंग्वेज में से पर्सन बोलता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, अच्छे से देखिएगा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और मैंने बोला कि आई टीच इंग्लिश। अच्छे से देखिएगा, तो मैंने बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखा है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। इस सेंटेंस में अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल, तो इस पर्सन से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। वैसे सब्जेक्ट किसे बोलते किसी भी सेंटेंस का, तो सिंपल और सरल भाषा में कि इस सेंटेंस में इस एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है, इस सेंटेंस में जो भी एक्शन है वो परफॉर्म करने वाला पर्सन उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। सरल भाषा में समझिए, ध्यान रखना। तो इस सेंटेंस में आई आपका सब्जेक्ट है। अब मेरा दूसरा सेंटेंस देखिएगा। मैंने दूसरा सेंटेंस बोला है कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं आपको ही तो पढ़ा रहा हूं। अब मेरी बात समझना, मैंने पहला सेंटेंस बनाया कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। लेकिन मैंने दूसरा सेंटेंस बनाया कि मैं आपको पढ़ाता हूं। अब देखिए सेंटेंस में, इस सेंटेंस में यहां एक पर्सन है आई, और यहां भी एक पर्सन का नाम आया है यू। अब दोनों में समझिएगा। इस सेंटेंस की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल ये एक लाइफ का सेंटेंस है। मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ाता हूं, ये भी एक पर्सन है और ये भी एक पर्सन है। और सिंपल और सरल भाषा में समझिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पर्सन ही होते हैं, समझना ध्यान से। लेकिन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम कर रहा है। इस सेंटेंस में काम करने वाला, इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला जो व्यक्ति है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो यहां जो परफॉर्म कर रहा है वो कौन है, आई। ठीक है, तो आई यहां पे सब्जेक्ट है। लेकिन ध्यान रखना, अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें जो यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यू। यू इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट के अलावा अगर शायद कोई व्यक्ति है जो उस सेंटेंस में उस एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसे उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बोला जाता है। सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आते हैं और जो ऑब्जेक्ट्स होता है, जैसे ये भी एक पर्सन है लेकिन ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है।
ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट होता है, सिंपल और सरल भाषा में समझिएगा, ऑब्जेक्ट भी पर्सन के नाम है, लेकिन ऑब्जेक्ट वो पर्सन होते हैं जो सेंटेंस में कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, खाली उनके बारे में बात हो रही, दे आर नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शंस, और वी कैन से दे डू नॉट परफॉर्म एनी एक्शंस इन द सेंटेंस। वो सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते, उनके बारे में बात हो रही। तो इस सेंटेंस में जो यू लिखा हुआ है ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाता है तो ये भी पर्सन। अब मेरी बात को समझना ध्यान से, जैसे मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ाता हूं तो बनेगा आई टीच यू। तो ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट होता है किसी भी सेंटेंस में वो हमेशा एक्शन के बाद आता है। मेरी बात समझना, आपके सेंटेंस में जो भी एक्शन है उसके बाद उसका प्लेसमेंट आता है। सेंटेंस किसी भी वैरायटी का हो सकता है, लाइफ है, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रोग्रेस है, वर्क फिनिश्ड है, वर्क इन प्रोग्रेस पास्ट है। मैंने इतने नाम क्यों लिए हैं, क्योंकि इतने टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोस बना दिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और वास्तविकता में इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज विथ मी और वांट टू लर्न इंग्लिश इन अ वेरी सिंपल वे, सो प्लीज डू स्टार्ट वॉचिंग माई वीडियोज फ्रॉम द क्लास 1। क्लास 1 से देखना शुरू करें, ये चीज़ ध्यान रखना। तो एक तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, अब मेरी बात समझना। ये जो नाम है पर्सन, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट है, सबके ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे आई सब्जेक्ट में होता है तो आई रहता है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट में जाता है तो ये क्या बन जाता है, अच्छे से देखिएगा और समझिएगा ध्यान से। जब इंग्लिश लैंग्वेज में आई ऑब्जेक्ट बनता है तो ये बन जाता है मी। यू के साथ एक लॉजिक है, समझना ध्यान से। यू एक ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में यू रहता है, ध्यान रखना। पहले मैं सारे ऑब्जेक्ट्स लिख देता हूं। तो आई का ऑब्जेक्ट बनता है मी, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। ही जो है ये जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो ये हिम हो जाता है। शी जो है जब ये ऑब्जेक्ट में जाता है तो ये हर बन जाता है। ईट सब्जेक्ट में भी ईट रहता है और ऑब्जेक्ट में भी ईट ही रहता है। मैं सबके एग्जाम्पल्स बनाऊंगा। वी जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो ये अस बन जाता है, और दे जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो देम बन जाता है। ये बहुत सिंपल और सरल टर्म है, आप इजीली सीख पाएंगे। समझना ध्यान से। जैसे ये मैं एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा हुआ ही रहने देता हूं, क्योंकि यहां पे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वाला। अब मैं स्टार्टिंग करता हूं। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, मी। सॉरी, आई का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, मी। अब देखो, मैं यूजुअली ज्यादा हिंदी पे फोकस नहीं करता हूं, लेकिन आप देख लेंगे मैं एग्जांपल जब दूंगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, एक सेंटेंस बनाया। किसी दोस्त ने बोला कि सर आई विल गो टू सिनेमा टुमारो, तो मैंने बोला एक्चुअली आई ऑल्सो वॉन्ट टू कम, आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आप मुझे क्या कर दीजिएगा, इन्फॉर्म। मैंने बोला कि प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, प्लीज। क्या कर देंगे आप मुझे, इन्फॉर्म। किसको करना है, मुझे करना है। अब आई थोड़ी लिख सकता हूं, अगर मैंने यहां पे क्या लिख दिया, आई, तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इन्फॉर्म। इन्फॉर्म क्या है, कि एक एक्शन है, और किसी एक्शन के बाद इंग्लिश लैंग्वेज में अगर किसी पर्सन को पुट करते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट फॉर्म को पुट किया जाता है, ध्यान रखना। तो मैंने बोला सर आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो यहां पे आपको बोलना पड़ेगा प्लीज इन्फॉर्म मी। आई बात समझ में, प्लीज इन्फॉर्म आई नहीं बोल सकते, क्या बोलना पड़ेगा, प्लीज इन्फॉर्म मी। ओके, ध्यान रखना। सेकेंड सेंटेंस, मैंने बोला कि कल yesterday it was my friend's birthday, कल मेरे दोस्त का बर्थडे था, and he threw a party। देखो, पार्टी देने का एक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में थ्रो अ पार्टी होता है, थ्रो अ पार्टी होता है। आप होस्ट अ पार्टी भी बोल सकते हैं, बट थ्रो पार्टी बहुत ट्रेंड में है। गिव अ पार्टी नहीं बोलते, थ्रो यूज करते, THROW। थ्रो का मतलब वैसे तो फेंकना होता है, बट पार्टी देने के लिए थ्रो वर्ड यूज किया जाता है। इस थ्रो का सेकेंड फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज में थ्रू होता है, THREW, और इस थ्रो का थर्ड फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज में थ्रोन होता है। यहां पे मैं आपको एक लॉजिक दे देता हूं, देखना।
इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई एक्शन आपके पास है, जैसे लिखा हुआ THROW, दो एक्शन और लिखता हूं यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, GROW ग्रो और KNOW नो। इन तीनों एक्शन में कॉमन सी चीज आपको दिख रही है, OW और OW। किसी एक्शन में OW अगर आता है लास्ट में और अगर उसका सेकेंड फॉर्म बनाना है तो कुछ नहीं करना है, इस O को सेकेंड फॉर्म में E कर दीजिए, और थर्ड फॉर्म बनाना है तो कुछ नहीं करना, इस एक्शन के लास्ट में N लगा दो। जैसे ग्रो का सेकेंड फॉर्म बनाना है तो ग्रू बनेगा, और थर्ड फॉर्म बनाना है तो ग्रोन बनेगा, GROWN। ग्रो का मतलब क्या होता है? ग्रो का मतलब होता है किसी चीज का उगना, बड़ा होना, बाहर आना, वो ग्रो बनता है। ग्रो होती है ना, चीजें बढ़ रही है। नो, KNOW, देखो के के बाद जब एन आता है तो आपका के साइलेंट रहता है, तो इसे कनो नहीं बोलते, नो बोलते हैं। तो KNOW प्रोनाउंसिएशन नो है। नो का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जानना, पता होना या मालूम होना। तो इस नो का सेकेंड फॉर्म बनाओगे तो KNEW होगा, और थर्ड फॉर्म बनाओगे तो KNOWN होगा। ठीक है, तो ये बनेगा थ्रो थ्रू थ्रोन, ग्रो ग्रू ग्रोन, नो न्यू नॉन। ठीक है, गॉट इट। अब मैंने बोला कि सर उसने पार्टी दी थी, पास्ट की बात हो गई, ही थ्रू अ पार्टी, और उसके साथ ही मैंने एक सेंटेंस बनाया कि उसने मुझे इनवाइट किया था। देखो, उसने मुझे इनवाइट किया था, जिस व्यक्ति ने मुझे इनवाइट किया था वो ही है, और देखो एक्शन इसने परफॉर्म किया तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो उसने मुझे क्या किया था? इनवाइट। अब पास्ट की बात है तो इनवाइट का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे जो इनवाइटेड होता है, थर्ड भी ये होता है। तो ही इनवाइटेड, किसको इनवाइट किया था? उसने मुझे। अब देखो, यूं तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज में आई हूं, पर यहां एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है? तो ही परफॉर्म कर रहा है। मैं यहां किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, मैं खाली एक पर्सन हूं इस सेंटेंस में, बट आई एम नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन इन द सेंटेंस। तो मैं इस सेंटेंस में काय का काम कर रहा हूं? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हूं। तो उसने मुझे बुलाया था, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी। कैसे बनेगा? ही इनवाइटेड मी, ही इनवाइटेड मी, सर उसने मुझे बुलाया था। अब मैं गया या नहीं गया, अगर मैं अपनी बात करूं, अब देखो मैं गया तो यहां एक्शन मैंने परफॉर्म किया, तो बनेगा आई वेंट, और नहीं गया तो आई डिड नॉट गो। ये ध्यान रखना। तो कैसे यूज करना समझ में आ रहा है? जैसे सपोज आपके हाथ में कोई पेन है और मुझे बोलना है कि सर प्लीज आपका पेन ये मुझे दे दीजिए, तो सेंटेंस क्या बनेगा? प्लीज गिव मी योर पेन। ऐसे बने। अब देखो समझना, इस केस में ध्यान रखना, यहां पे आपके पास अगर देखा जाए फॉर एग्जाम्पल तो दो ऑब्जेक्ट्स, पेन भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसे केस में सुनना ध्यान से, जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो अगर इस केस में पर्सन अगर आपके पास है, किसी पर्सन का नाम, तो पहले उस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, फिर थिंग्स की बात करते हैं, ध्यान रखना। तो प्लीज गिव योर पेन मी नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। अगर ऐसा बोलोगे कि प्लीज गिव योर पेन मी, तो गलत हो जाएगा। उसका भी एक होता है प्रोसेस लगाने का, ओके, बट वो कैसे लगाएंगे? तो ऐसे केस में क्या करें, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास आ जाते हैं तो पहले पर्सन का नाम यूज करिए, फिर थिंग्स का नाम यूज करिए। तो अब अपना ऑब्जेक्ट पहले एक्शन के बाद लगे तो ऐसा बनेगा, प्लीज गिव मी योर पेन। अगर आप उसको मी को लास्ट में लगाना चाहते तो फिर कैसे लगाओगे? तो लगा सकते थे, फिर ऐसा बनेगा, प्लीज गिव योर पेन टू मी, फिर आपको टू लगाना पड़ेगा। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्लीज गिव योर पेन टू मी, फिर उस केस में टू लगा के ऑब्जेक्ट लगाओगे। और इस वाले प्रोसेस से सीखोगे ना, तो पहले ही आप नाम लगा देना, यहां पे ऐसे करना, तो प्लीज गिव मी योर पेन। अगर ये बात फॉर एग्जाम्पल और सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे सपोज अगर शायद देखा जाए, मैं और सेंटेंस बनाता हूं, इसको मैं एक फ्यूचर में सेंटेंस बना के दिखाता हूं, इस सेंटेंस को हम बाद में लिख देते हैं। मैंने बोला कि सर एक्चुअली वो मेरे दोस्त की शादी, इट इज़ माई फ्रेंड्स मैरिज, बट उसने मुझे अभी इनवाइट नहीं किया, ही हैज़ नॉट इनवाइटेड मी। देखो हैज़ नॉट क्यों बोला मैंने, डिड नॉट क्यों नहीं बोला? दोस्त की शादी है, अभी हुई नहीं है, तो उसने मुझे इनवाइट नहीं किया है, मतलब वो अभी भी मुझे इनवाइट कर सकता है। जब किसी काम को करने का हमारे पास स्टिल टाइम लेफ्ट है, टाइम बचा हुआ है, तो हमें उसे पास्ट में नहीं इफेक्ट में बोलते हैं, और इफेक्ट में बनाने के टाइम वर्ड्स हैव और हैज है।
अगर आपको इंग्लिश में हैव और हैज यूज करते नहीं आते तो मैंने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैव और हैज पे, आप उसे कवर करिएगा। तो ऐसा बोलेंगे ही हैज नॉट इनवाइटेड मी। क्या बोला मैंने? उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। ही हैज नॉट क्या नहीं किया? मुझे इनवाइट नहीं किया। इनवाइटेड थर्ड फॉर्म आता है हैज के बाद और हैव के बाद। अब मुझे नहीं किया ना तो आई थोड़ी आएगा, क्या आएगा? मी। अरे बस ऐसा बोलेंगे ही हैज नॉट इनवाइटेड मी, ध्यान रखना। बट हाँ, वो मुझे इनवाइट करेगा। ही विल इनवाइट, और विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है ही विल इनवाइट मी। ठीक है, क्लियर? तो कैसे यूज करना है? तो ऑब्जेक्ट कैसे यूज होते हैं? ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट हमेशा होता है एक्शन के बाद। ओके, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एक पर्सन है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो पहले पर्सन को प्लेस करिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पर्सन है, सिंपल भाषा में समझे, दोनों पर्सन ही है, दोनों पर्सन के नाम ही है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही पर्सन है। बस सब्जेक्ट वो पर्सन है जो सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ऑब्जेक्ट वो पर्सन है जो कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस अब देखो, यू। यू एक ऐसा वर्ड है, ये सब्जेक्ट में भी यू ही रहता है और ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है। थैंक यू सो मच। दो एग्जाम्पल बनाता हूं, दोनों एग्जाम्पल देखिएगा। पहला सेंटेंस है कि आप मेरे वीडियोस एवरीडे देखते हैं। आप देखते हैं तो आप लोग मेरे लिए क्या है? यू। लाइफ का सेंटेंस है वॉच माय वीडियोस एवरीडे। क्या बोला मैंने? कि आप मेरे वीडियोस एवरीडे देखते हैं। यू वॉच माय वीडियोस एवरीडे। ठीक है, मेरे वीडियो, ये रिलेशन बताया इसलिए माय लगाया आपने। लेकिन कौन देखता है? आप देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? आप कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में आप क्या बन गए हैं? ठीक, आई बात समझ में? आप पर्सन है। लेकिन मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मैं आपको रोज पढ़ाता हूं। आई टीच यू एवरीडे। जब मैंने बोला कि मैं आपको एवरीडे पढ़ाता हूं, कौन पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता हूं ना। अब देखो इस सेंटेंस में एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है? आई। आप एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर शायद देखा जाए तो आपका जिक्र हुआ है लेकिन आप एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप एक पर्सन है ओनली, और आपका प्लेसमेंट किसके बाद आया? टीच के बाद। टीच क्या है? एक्शन है। एक्शन के बाद किसी पर्सन का प्लेसमेंट उसका ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो कैसे पता चला, क्यों हुआ ऐसा कि आई यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दोनों यू रहता है। देखो आप सामने, ये समझ में आ रहा है एग्जाम्पल। इस केस में आप क्या थे? सब्जेक्ट। और इस केस में आप क्या बन गए? तो ऑब्जेक्ट बन गए। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये दोनों केस में चेंज नहीं हुआ है। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, आप किसी को बोलते हैं कि सर आई लाइक यू। इस केस में ये सब्जेक्ट है क्योंकि इस एक्शन को आई परफॉर्म कर रहा है और आप ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं कि आप मुझे लाइक करते हैं तो कैसे बोलूंगा? यू लाइक। अब देखो इस बार मैं क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो क्या बोलेंगे? मैं। अब देखो ये दोनों केस में सेम रहा है। यहां पे ये सब्जेक्ट वाले केस में भी सेम है और इसमें ऑब्जेक्ट वाले केस में भी सेम है। तो ये दोनों केस में चेंज नहीं हुआ है। तो ये बात समझ में आई आपको कि यू दोनों केस में सेम रहता है। यू दोनों केस में सेम रहता है। सब्जेक्ट में भी यू यू ही रहता है और ऑब्जेक्ट में भी यू यू ही रहता है। आई का ऑब्जेक्ट बनता है मी, लेकिन यू यू ही रहता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखना, ही की जब बात करें तो ये सब्जेक्ट में ही है लेकिन ऑब्जेक्ट में हिम बन जाता है। अब समझना मेरी बात, हिम का मतलब क्या होता है? हिम का मतलब होता है कि वो। कब लगाएंगे? पहली बात, जब किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति की बात हो रही है और उसमें भी वो मेल है, तब हम यहां पे इसे हिम से बताएंगे ऑब्जेक्ट में। देखो मेरी बात समझना,
ऐसा भी कब लगाते, देखो कब हम लोग किसी सेंटेंस में ही को भी डायरेक्टली कब यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट, जब दोनों व्यक्ति को, मतलब मैं और आप बात कर रहे हैं और डायरेक्टली ही तब लगाएंगे जब दोनों व्यक्ति को पर्सन क्लियर है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो सेम केस ऐसा ही है, ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्टली हिम हम ही के लिए लगाते हैं, हिम हिम ही का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये तब लगाएंगे जब आई और यू को दोनों को क्लियर है कि बात किसके बारे में हो रही है, उसका नाम नहीं लगा। जैसे सुनना ध्यान से, मैंने एक सेंटेंस बनाया कि सर मैं है ना, सर मैं रोहित को कॉल करूंगा, आई विल कॉल रोहित। एक ये सेंटेंस बनाया, किसको कॉल करूंगा, मैं रोहित को। कॉल कौन करेगा, मैं, सब्जेक्ट हो गया। किसको करेंगे, रोहित, एक्शन के बाद आया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अगर यही सेंटेंस वापिस मैं उसी के बारे में बोल रहा हूं और मुझे उस व्यक्ति का नाम नहीं बोलना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सर मैं उसे कॉल करूंगा, उसके बाद मैं उसे मैसेज करूंगा, यानी आफ्टर दैट, पहले सर मैं उसे कॉल करूंगा, फर्स्ट आई विल कॉल रोहित, पहले मैं रोहित को कॉल करूंगा, उसके बाद मैं उससे मैसेज करूंगा, आफ्टर दैट आई विल। अब ये बात वापस रोहित के बारे में ही हुई है, पर्सन चेंज नहीं हुआ है। देखो मैसेज करने का एक्शन मैसेज भी होता है, मैसेज अपने आप में एक्शन भी है मैसेज, और आप चाहें तो सेंड भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आई विल मैसेज किसे करूंगा, उससे। तो अब देखो ये रोहित क्या है, रोहित ही है क्योंकि मेल है। अब रोहित को यहां हम रिप्लेस करेंगे क्योंकि रोहित ऑब्जेक्ट है, तो ही मत लगा देना, क्या लगाना, हिम, कि सर उसके बाद मैं उससे मैसेज करूंगा, आई विल मैसेज हिम। मैं उसके बाद उसको व्हाट्सएप करूंगा, आई विल व्हाट्सएप हिम। व्हाट्सएप भी एक्शन है, अपने आप में एक एक्शन है, व्हाट्सएप करना व्हाट्सएप ही होता है। अब सुनना ध्यान से, मेरी बात को समझिएगा। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम किसी सेंटेंस में अगर डायरेक्टली ही से सेंटेंस बना रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में, पर्सन के रूप में, तो वो तब करते हैं जब आई और यू को क्लियर है कि बात किसके बारे में हो रही है। तो ऐसे ही हम डायरेक्टली हिम तब लगाते हैं जब दो लोग बात कर रहे हैं। ये कब होता है, जब दोनों को पर्सन क्लियर है कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे मेरे पापा और मेरी मम्मी बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात चल रही जो मेरे बारे में चल रही है, तो मेरे पापा ने बोला कि हाँ मैंने उसको है ना इन्फॉर्म कर दिया था। तो किसको इन्फॉर्म कर दिया था, मतलब अंकित को। तो मेरे पापा बोल रहे हैं कि मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया था, आई इन्फॉर्म्ड। अब किसको, कि अंकित को। तो अंकित नहीं बोल रहे हैं, क्लियर है उन दोनों को, तो हम क्या लगा देंगे, हिम। किसी में उसको इन्फॉर्म कर दिया था, आई इन्फॉर्म्ड हिम। मैंने सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सर आप है ना अंकित को मैसेज कर देना, या सर आप रोहित को मैसेज कर देना। अब आपने बोला कि सर प्लीज मैसेज रोहित, या प्लीज सेंड अ मैसेज टू रोहित, ऐसा भी बोल सकते। अब सेंटेंस सुनिएगा ध्यान से, इस बार टू क्यों बोला मैंने, प्लीज सेंड अ मैसेज टू रोहित, क्योंकि मैसेज में मैंने इस बार एक्शन सेंड ले लिया, तो मैसेज भी एक ऑब्जेक्ट बन गया और रोहित भी एक ऑब्जेक्ट है। तो जब पर्सन वाला ऑब्जेक्ट आप पहले लोगे तो आपको फिर कुछ भी नहीं लगाना, लेकिन आप पर्सन वाला ऑब्जेक्ट बाद में लेंगे तो फिर टू लगा के बनाना पड़ेगा। ओके, ये ध्यान रखना। अब सेंटेंस समझिएगा, मेरे पापा बोल रहे हैं मेरी मम्मी को कि मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया था, आई इन्फॉर्म्ड हिम। तो किसको इन्फॉर्म कर दिया था, अंकित को। तो ऐसा कब बोलेंगे आप लोग, जब आपको यानी आई और यू को दोनों को पर्सन क्लियर है और जो पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है वो ही है। तो ही के लिए फॉर एग्जाम्पल हम हिम यूज करते, बहुत जगह आएगा। किसी भी वैरायटी का सेंटेंस बनाओ, सर मैं उसको कॉल कर रहा हूं, आई एम कॉलिंग हिम। अब देखो एक कंफ्यूजन में आपको बता देता हूं, बच्चे जो गलती करते, बच्चे कितनी बार हीज लगा देते हैं। नहीं, सुनो ध्यान से, ये रिलेशन है, क्या है, रिलेशन, और ये पर्सन है।
मैंने बोला कि सर मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया था, आई इन्फॉर्म्ड हिम, आई इन्फॉर्म्ड हीज, मत बोल देना। हीज क्या बता रहा है, रिलेशन, और आपने जिसे इन्फॉर्म किया वो पर्सन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो मिस्टेक्स नहीं करना। ऐसे शी के साथ जैसे हम किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं और वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो रिप्लेसमेंट होगा, जैसे ये क्यों यूज किया जाता है, ही, शी, इट, दे, क्यों यूज किया जाता है कि उस नाम का रिपीटेशन बार बार ना हो। रिपीटेशन ना होने के लिए हम लोग थर्ड पर्सन वाले केस में ही, शी, इट, ही मेल, शी फीमेल, इट थिंग्स और दे मोर देन वन पर्सन के लिए लगाते। ऐसे ही ऑब्जेक्ट में भी होता है कि आप किसी ही के बारे में बात कर रहे हैं तो बार बार उसका नाम ना लेकर उसे हिम से बता दें, किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो बार बार उसका नाम ना लेकर उसको हर से रिप्लेसमेंट कर दें। आई बात समझ में? अब मेरी बात समझना, हर के साथ सुनिए। देखो, जब आप हर की बात करें तो एक्चुअली जब हम रिलेशन बताते तो भी शी के लिए हर ही लगाते, और ऑब्जेक्ट बताते तो भी हर ही रहता है, चेंज नहीं होता। इन दोनों के ऊपर मैंने सेपरेट क्लास बनाया है, पहले वो पढ़े हैं आप लोग, मैं आज खाली ये पढ़ा रहा हूं डायरेक्टली। ओके, ध्यान रखना, ये तो पुराना लिखा हुआ है इसलिए सारी चीजें बोर्ड पे। तो मेरी बात समझना, जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया है कि सर मैं उसको पढ़ाता हूं, आई टीच। ऐसा सेंटेंस मैं तब बोलूंगा जब आपको पता है कि मैं बात किसके बारे में कर रहा हूं। मैं किसको पढ़ाता हूं, तो मैंने बोला मैं उसको पढ़ाता हूं। अब समझना, हिंदी पे मत जाइए, इसलिए मैं हिंदी पे नहीं जाता हूं। देखो, हिम का जो हिंदी है, हर का भी वही हिंदी है, ध्यान रखना, इसलिए हिंदी पे नहीं जाना। आपको ये देखना कि मैं बात किसके बारे में कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा बोलता हूं सर मैं उसको पढ़ाता हूं और जिसको मैं पढ़ाता हूं वो ही है, तो मुझे बोलना पड़ेगा आई टीच हिम। और मैंने बोला कि सर मैं उसको पढ़ाता हूं, जिसको मैं पढ़ाता हूं वो फीमेल है, तो मुझे बोलना पड़ेगा आई टीच हर, ऐसा बोलना पड़ेगा। आई बात समझ में? ध्यान रखना, जिसको मैं पढ़ाता हूं वो अगर ही है तो मुझे बोलना पड़ेगा आई टीच हिम, और मैं जिसको पढ़ाता हूं अगर वो फीमेल है तो बोलना पड़ेगा आई टीच हर। जैसे मैंने बोला कि मैं मेरे बेटे को पढ़ाता हूं, आई टीच माई सन, आई टीच माई सन। और मैंने बोला कि मैं अपनी वाइफ को पढ़ाता हूं, आई टीच माई वाइफ। अब देखो, मैंने बोला कि मैं मेरे बेटे को पढ़ाता हूं, फॉर एग्जाम्पल आई टीच माई सन, मेरा सन बेटा क्या है, ही। जब सेकेंड बार इसके बारे में बात होगी तो माई सन ना बोलकर काई से रिप्लेस करेंगे, हिम। लेकिन जब मैंने पहली बार बोला कि आई टीच माई वाइफ, तो मेरी वाइफ क्या है, शी, फीमेल है। लेकिन दूसरी बार जब इसके बारे में बात होगी तो माई वाइफ ना बोलकर हमें क्या बोलना पड़ेगा, हर बोल। तो मैंने बोला आई टीच हर, मैं उसे पढ़ाता हूं सर, मैं एवरीडे पढ़ाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं मेरी वाइफ को एवरीडे पढ़ाता हूं, आई टीच माई वाइफ एवरीडे, ऐसा सेंटेंस बनेगा। मैं मेरी सिस्टर को पढ़ाता हूँ, आई टीच माई सिस्टर। अब मैं नाम ले रहा हूँ ना, सुनो ध्यान से, आई टीच माई सिस्टर, आई टीच माई वाइफ। तो देखो सुनो, जैसे आप सब्जेक्ट में भी नाम लेते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट में भी नाम आते हैं, लेकिन इन्हीं नाम का रिपीटेशन रोकने के लिए हम इस वाली टर्म को यूज करते हैं, इस वाली टर्म को यूज करते हैं। आई बात समझ में? तो आप हर कब लगाओगे, आ गया समझ में? ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें, वैसे तो बहुत बेसिक चीजें, दिस थिंग्स आर टॉट इन जनरली स्कूल, जनरली इन स्कूल्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर टॉट, पढ़ाई जाती है, बट फिर भी कुछ लोगों के साथ कंफ्यूजन होता है, तो हमें सीखना पड़ता है। और मेरी जॉब है, जब मुझे सब पढ़ाना है तो सब पढ़ाना ही है, भले वो सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल क्यों नहीं हो यूट्यूब पे, मुझे पढ़ाना है, मतलब पढ़ाना, दैट इज माई जॉब। तो आई का ऑब्जेक्ट मी, यू रहता है, ही बनेगा हिम, और शी क्या रहेगा, हर। अब देखो इट के साथ भी वही लॉजिक है जो यू के साथ है, देखना, यू रहता है और इट भी इट ही रहता है। इट एक ऐसा वर्ड है, सब्जेक्ट में भी इट रहता है और ऑब्जेक्ट में भी इट ही रहता है, ये दोनों केस में चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना। एक सेंटेंस सुनिएगा ध्यान से, मेरा एक सेंटेंस देखिए, आई लाइक मैंगो, यानी मुझे क्या पसंद है, मैंगो पसंद है। थैंक यू सो मच। मैंने एक सेंटेंस बनाया कि सर मैंगो है ना, समर में आते हैं, मैंगो कम्स इन समर। अब दो सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस क्या है, आई लाइक मैंगो, चलो मैं लाइक की जगह इट भी बोल सकता हूं,
मैं यहाँ पे इट की जगह टेक भी बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने बोला कि आई ईट मैंगो या आई टेक मैंगो, यानी मैं मैंगो खाता हूँ, इसमें आई लाइक मैंगो यानी मुझे मैंगो पसंद है। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए मैंने क्या लिखा है कि मैंगो कम्स इन समर, यानी सर आम है ना गर्मी में आते हैं, आम गर्मी में आता है। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में मैंगो सबसे पहले आया है, यानी इस सेंटेंस में मैंगो अगर देखा जाए तो क्या है, सब्जेक्ट। और इस सेंटेंस में मैंगो जो है वो किसके बाद आया, लाइक के बाद, ईट के बाद और टेक के बाद, यानी इस सेंटेंस में मैंगो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो जो नाम होते हैं ना वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम रहते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते, कभी भी चेंज नहीं होते, नाम सेम रहते हैं। सब्जेक्ट में भी, जैसे मैंने बोला आई लाइक राहुल, और एक मैंने बोला कि राहुल लाइक्स मी, अब दोनों जगह राहुल, ऑब्जेक्ट में भी राहुल राहुल था और सब्जेक्ट में भी राहुल राहुल था, नाम कभी चेंज नहीं होते। लेकिन हाँ, ही अगर बोलते हैं सब्जेक्ट में राहुल के प्लेस पे, और ऑब्जेक्ट में जब बोलेंगे तो फिर वो राहुल ऑब्जेक्ट में जब जाएगा तो हिम बन जाएगा, और सब्जेक्ट में रहेगा तो फिर ही बनेगा। लेकिन यहाँ देखो इस सेंटेंस में मैंगो ऑब्जेक्ट है क्योंकि एक्शन के बाद आया, मुझे मैंगो पसंद है, यहाँ पे एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा, आई। इस सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म कर रहा है मैंगो, क्योंकि मैंगो आते हैं, मैंने क्या बोला कि आम गर्मी में आता है, मैंगो कम्स इन समर, इस सेंटेंस में मैंगो सब्जेक्ट। अब इसको अगर मैं दोबारा बात करूं फॉर एग्जांपल कि सर मैंगो बहुत अच्छा टेस्ट देता है, मैंगो टेस्ट वेरी स्वीट या वेरी गुड, बहुत अच्छा टेस्ट देता है, मैंगो टेस्ट वेरी गुड, अच्छा टेस्ट देता है। अब सेकेंड बार जब इसके बारे में बात होगी तो ये क्या बन जाएगा, इट। यहां पे भी ऐसे ही, जब दूसरी बार मैं इसके बारे में बात करूंगा तो मैं मैंगो ना बोलकर इसको मैं सेकेंड बार में क्या बोलूंगा, क्योंकि मैंगो एक थिंग्स है, तो थिंग्स क्या रहती, ईट होती है। तो देखो आया समझ में आपको सेंटेंस। जब ये सेकेंड बार में इसके बारे में बात हुई तो ये यहां सब्जेक्ट था तो भी क्या बना, ईट, ईट ही होता है। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट था और जब इसके बारे में रिपीट बात हुई तो हमने यहां भी इसे ईट ही बोला, इसलिए ईट दोनों केस में सेम रहता है। गॉट इट, गॉट माई पॉइंट, समझ में आया, ये दोनों केस में सेम ही रहता है। कोई भी थिंग्स से लेकर हम बोलते हैं ना सर आई लाइक इट, क्या बोला, एक सेंटेंस आप बहुत बोलते हैं, आई लाइक इट, आई लव इट, आई वांट इट, आई नीड इट। वैसे मैंने आप लोगों को मेरी क्लास में अभी तक लाइक और वांट ही पढ़ाया, मैं लव पढ़ाऊंगा, वांट पढ़ाऊंगा, सॉरी लव पढ़ाऊंगा, नीड पढ़ाऊंगा, मैं आपको विश भी पढ़ाऊंगा, लॉन्ग भी पढ़ाऊंगा, लॉन्ग टू, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारी क्लासेस आने वाली है, स्टे कनेक्टेड। आया समझ में। अब देखो आई लाइक इट, इस केस में तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो भी ये सैम है, चेंज नहीं हुआ है। तो ये छोटी सी एक टर्म है जो हमें समझने की जरूरत है। गॉट इट, थैंक यू। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा, वी। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। वी जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो अस बन जाता है। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस बनाते हैं, वी टीच, मैंने बोला कि हम उसे पढ़ाते हैं, अगर वो एक ही है और ही है तो मैं बोलूंगा वी टीच हिम। अगर मैंने बोला कि हम उसे पढ़ाते हैं, अगर वो फीमेल है तो मैं बोलूंगा वी टीच हर। लेकिन मैंने बोला कि हम उनको पढ़ाते हैं, देखो हम उसे पढ़ाते हैं, अगर वो एक है मेल है तो मैं हिम बोलूंगा, अगर वो एक है थर्ड पर्सन है और फीमेल है तो मैं हर बोलूंगा। लेकिन मैंने बोला कि हम उन्हें पढ़ाते हैं तो जनरली ये इंडिकेट कर रहा है कि वो एक से ज्यादा है जिन्हें आप पढ़ाते हैं। अब जब वो एक से ज्यादा है तो सब्जेक्ट में क्या बनते हैं, दे बनते हैं, क्या बनते हैं, दे। और दे जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो देम बन जाता है। हम उन्हें पढ़ाते हैं, जिन्हें हम पढ़ाते हैं वो पर्सन ही है, लेकिन पढ़ाता कौन है, वी। तो यहां पे एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, वी। जिनके बारे में बात हो रही है दे आर नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन इन द सेंटेंस। लेकिन आप यहां पे देम कब बोलेंगे, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं अगर वो मोर देन वन है तो आपको देन लगाना है।
अगर वो एक से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे देम बोलना है। अदरवाइज अगर वो एक है तो हिम बोलना है, और वो भी मेल है। एक ही है, फीमेल है, तो हर बोलना है। लेकिन इफ दे आर मोर देन वन, अगर वो एक से ज्यादा है तो फिर आप बोलेंगे देम। आई बात समझ? तो हमें देम कब लगाना है यहाँ पे? जब हम मोर देन वन पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तब उन्हें हम देम से बोलेंगे। सर आई टीच देम, मैं सर उन्हें पढ़ाता हूं। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं उनको इनवाइट करूंगा, आई विल इनवाइट देम। पर ये कब बोलूंगा? इफ दे आर मोर देन वन, इफ दे आर मोर देन वन, तब मैं वहां पे देम बोलूंगा। और वो भी कब? जब आपको भी क्लियर है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैंने बोला कि सर मैं उनको अलाउ नहीं करूंगा, आई विल नॉट अलाउ देम, मैं उनको अलाउ नहीं करूंगा। तो ये सेंटेंस आपके बन जाएंगे इजीली। तो ये ध्यान रखना। लेकिन सुनो, जैसे मुझे बोलना है कि सर आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, प्लीज इन्फॉर्म, और यहां क्या लगाओगे? मी। अब मेरी बात समझना, मी कब लगाएंगे? जब आप अकेले हैं और अपने बारे में बात करें। अब अगर मैं मोर देन वन हूं, आई जब मोर देन वन बनता है तो वो क्या बन जाता है? वी। आई किसी के साथ अगर मर्ज हो जाता है पर्सन के साथ तो वो वी बन जाता है। आप मेरी वी और दे के ऊपर एक पर्सनल क्लास है, आराम से देखिए, समझ में आए। लेकिन अगर मुझे ऐसा सेंटेंस बोलना है कि सर आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम यूजुअली हमें कब बोलते हैं? जब आप अकेले नहीं, आपके साथ कोई और भी है, तब आपको यहाँ पे ऐसा बोलना पड़ेगा कि सर आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो देखो यूं आप क्या बने हैं? वी। लेकिन आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करना है तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? अस, क्योंकि वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। तो आप ऐसे बोलेंगे, सर आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, प्लीज इन्फॉर्म अस। और आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, प्लीज इन्फॉर्म मी। सर उन्होंने हमें इनवाइट किया था। चलो एक सेंटेंस बनाते हैं कि सर उन्होंने हमें इनवाइट किया था। चलो जिन्होंने इनवाइट किया था अगर वो भी मोर देन वन है तो दे से बनेगा। और इनवाइट छोड़िए, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था, दे इन्फॉर्म्ड। अब मुझे इन्फॉर्म किया था तो मी बोलूंगा, लेकिन मैंने क्या बोला? हमें इन्फॉर्म किया था। मतलब मैं ऐसा तब बोलूंगा जब मैं एक से ज्यादा हूं, मेरे साथ और भी लोग हैं, तो ऐसा बनेगा दे इन्फॉर्म्ड अस। सर उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था, दे इन्फॉर्म्ड अस। तो ऐसा हम सेंटेंस बोलेंगे। यहाँ पे हमारा पैटर्न ये बनेगा बनाने का कि सर उन्होंने तो इन्फॉर्म किया था हमें, दे इन्फॉर्म्ड अस। बट एक्चुअली हम नहीं गए, we did not go। क्योंकि इस बार एक्शन किसने परफॉर्म किया? हमने। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट बन गए तो हम वी बोलेंगे। तो सर हम नहीं गए, we did not go। बट उन्होंने तो हमें इन्फॉर्म किया था, they informed us। उन्होंने तो हमें बुलाया था सर, they invited us, they invited us। सर उन्होंने हमें बुलाया था, they invited us, बट हम नहीं गए, we did not go। तो ऐसा बोला जाएगा हमारा सेंटेंस। जब भी यहाँ पे बनेगा ना तब हम ऐसे बनाएंगे। अच्छा, आप जब इन्हें बोलेंगे तो आपके सेंटेंस इजीली बनेंगे। चलो 2-3 सेंटेंस है, आप बनाइए। पहला सेंटेंस कमेंट बॉक्स में बनाना, सब एक सीरीज में ले रहा हूँ। पहला सेंटेंस बनाओ कि सर प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, इसकी इंग्लिश बनाना। दूसरा बनाना कि सर प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, दूसरा इसकी इंग्लिश बनाना। तीसरा सेंटेंस बनाना फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगा, ही के लिए बनाइए। तीसरा बनाओ सर मैं उसे इनवाइट करूंगा, शी के लिए बनाइए। तीसरा सेंटेंस बनाइए फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं उनको कॉल कर दूंगा, दे के लिए बनाएंगे क्योंकि एक से ज्यादा हो गए। तो आप सेंटेंस बनाइए। ये 2-4-5 एग्जाम्पल्स है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, तब मजा आएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और दिए हुए नंबर पे, स्क्रीन पे जो ऊपर नंबर आ रहे हैं, आप मुझे इन पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, जो टाइम में हमेशा अपने वीडियो में मेंशन करता हूं। तो आप इन्हें यूज़ करके नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट करिए। मंदसौर मध्य प्रदेश में मेरा इंस्टीट्यूट से। आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर द पास्ट 15 years and we have served more than 4 to 5,000 students so far in our career in our offline classes, and they really learnt nicely, and the way they learnt at our institute, that was really very nice, because the technique I use while teaching in class, that seems very easy
to understand and to speak, because generally I teach language in a way of language. मैं लैंग्वेज को लैंग्वेज के वे में पढ़ाता हूँ, नॉट इन अ सब्जेक्टिव फॉर्म. सो प्लीज़, इट सिम्स ईजी, सबके लिए आसान होता है. तो क्लियर हुआ कैसे यूज़ करना है. तो ये बहुत सिंपल सी टर्म है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है. ये और ये दोनों क्या है कि एक पर्सन के नाम है, दोनों पर्सन ही है. बस ये ध्यान रखना कि आपसे मिस्टेक ना हो, इनके साथ मिस्टेक नहीं हो. ओके, यहाँ पे यहाँ ज़्यादा मिस्टेक होती है. ओके, ये रिलेशन बताता है. यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी दिक्कत नहीं है. यहाँ पे और यहाँ पे भी दिक्कत आ जाती कभी कभी. बच्चे देर लगा देते हैं. सर आई विल इनवाइट देयर, ना 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 ना, आई विल इनवाइट देम. पर्सन है ना, देयर तो रिलेशन बताता है. हाँ, रिलेशन वाला अगर मैटर होगा तो हम देयर यूज करेंगे. ओके, बट यहाँ कोई रिलेशन वाला मैटर नहीं है. तो इन चीज़ों को अच्छे से समझिए, अच्छे से यूज करिए. तो फिर आज के लिए इजाज़त. नई क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे. आपको अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि वो लोग भी सीख सकें. और आने वाले समय में हम लोग काफ़ी नए टॉपिक्स और बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे. वोकेबलरी पोर्शन भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि विदाउट वोकेबलरी you cannot speak this language. So we will also work on vocabulary portion. जो मेरी टीम है वो काम करेगी और PDF फॉर्म में हम लोग इस चीज़ को पढ़ाएंगे ताकि वो आपके लिए काफ़ी इम्प्रेसिव रहे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आज के लिए इतना ही. सी यू नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय.